भाई मैं आपसे मिला था, आदित्य भाई से जब मिले थे तो मैंने आपसे भी मुलाकात हुई और आपकी स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, स्पेशली रिलेटेड टू आपका जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हुई है, जो आपने प्रॉब्लम्स फेस करी और फिर उसका सॉल्यूशंस जो आपने निकाले हैं। आई थिंक वो जनता के लिए बहुत ज़्यादा काम के होंगे, लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत बहुत वैल्यूबल हो सकता है। इवन आई थिंक लाइफ चेंजिंग हो सकती है, बिकॉज आपकी पूरी लाइफ चेंज हुई है जैसा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी स्टोरी से ही स्टार्ट करिए, बताएं आपकी स्टोरी क्या है। थैंक यू सो मच। ऐसा है कि 2001 के अंदर में ना मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसा मतलब बीमारी है, इसको हम ऑटोइम्यून डिजीज़ बोलते हैं। आपके जो अल्सर्स वगैरह होते हैं वो पेट में हो जाते हैं, कॉलन में हो जाते हैं, लार्जर इंटेस्टाइन के अंदर में। अच्छा अच्छा। तो दैट वाज द फर्स्ट बीमारी दैट आई गॉट। देन द नेक्स्ट 2009 में डिप्रेशन और एंग्जाइटी हुआ है, और फिर उसके ऊपर में ऑन एंड ऑफ काफ़ी देर तक मेरी मेडिसिन चलती रहीं। फिर उसके बाद में 2019 के अंदर में मुझे एक स्किन से रिलेटेड इशू हुआ, डमा, और यहाँ पे वाइट स्पॉट आना शुरू हो गया। और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर वाज नॉट इवन एबल टू प्रॉपरली डायग्नोज इट। सोरेसिस है, एक्जीमा है, क्या है। तो देन ही सेड कि इसके लिए स्टीरॉयड लेना पड़ेगा आपको। और बचपन से मेरे दांत काफ़ी ख़राब रहे हैं, और उसमें यानी कि मेरे जो कैविटीज़ रही हैं काफ़ी दांतों में। और 2019 पे आते आते मैंने एक बार मेडिकल टेस्ट करवा लिया अपना, और मेडिकल उसमें जब ब्लड टेस्ट करवाया, मेडिकल फुल करवाया था, तो ब्लड टेस्ट के अंदर में मेरे FGOT एंड FGPT बढ़ने शुरू हो गए। अच्छा, वो क्या होता है? जो FGOT एंड FGPT आर दोस मार्कर्स जो लीवर के, जो ये दिखाते हैं कि आपके लीवर के ऊपर में कितनी ज़्यादा इंजरी हो रही है अच्छा। मेडिसिन से ओके। या किसी और चीज़ से। ठीक है, ओके। तो वो मेडिसिन से हो रहा था। वो मैंने जब उसको फाइंड आउट किया ओके। तो वो साइकेट्रिक मेडिसिन से हो रहा था उस टाइम पे। अच्छा अच्छा। तो ये 4-5 बीमारियां मेरी इकट्ठी रहीं, और फिर ये बीमारियां कैसे ठीक हुई, दिस इज़ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पॉडकास्ट। और उसके बाद जो कुछ लोग मेरे पास भी आए तो मैंने उनका जैसे डाइट चेंज करवाया तो वो भी कैसे ठीक हुए। सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो ठीक है। सो ये बीमारी आपको बहुत सारी अलग अलग तकलीफें हुई, डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुआ, स्किन का प्रॉब्लम हुआ, स्टमक में प्रॉब्लम हुआ, ये सारी कब तक, कितना टाइम तक ये प्रॉब्लम्स चल रही थी? और इसके आपने बहुत सारे मल्टीपल डॉक्टर्स के पास गए, कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा था? देखिए, सॉल्यूशंस मिल तो रहा था, मगर वो इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं था, वो सस्टेनेबल नहीं था। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जब तक दवाई खा रहे हो तब तक ठीक है। अच्छा। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस 2001 में हुआ, मैं आपको बता 2001 दूं। में। हाँ, 2001 में। तो इसका मतलब है कि आपके पेट के अंदर में ज़ख्म होते हैं और ब्लीडिंग होती है ओके। लार्जर इंटेस्टाइन में। ओके। अब इसमें होता क्या है कि आपका जो पेट है उसमें जो म्यूकस होती है, इंटरनल लेयर होती है, तो वो झड़नी शुरू होती है और किसी कारण, और फिर उसके बाद में जो आप ही का इम्यून सिस्टम होता है वो आपकी कॉलन के ऊपर में, लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर में, बड़ी आंत के ऊपर में अटैक करना शुरू करता है। दिस इज़ हाउ द फार्माकोलॉजी उसको ऑब्जर्व करती है, और मेडिकल साइंस देखती है कि आप ही का खुद का इम्यून सिस्टम कैसे आपके लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर में अटैक करता है, और वहाँ से धीरे धीरे करके ब्लीडिंग चालू हो जाती है। तो ये चालू हुआ उस टाइम पे। देन आई वेंट टू द डॉक्टर, तो गैस्ट्रो के पास, देन दे डायग्नोस्ट की अल्सरेटिव कोलाइटिस है। और फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को मेडिसिन देना शुरू किया, और मेडिसिन देने से वो 15-20 दिन के अंदर में ब्लीडिंग बंद भी हो गई। ओके। ठीक है, ऐसा चलता रहा, मतलब 1 साल ऐसा मेडिसिन खाया, फिर 6 महीने छोड़ दिया, फिर 1 साल खाया, फिर 6 महीने छोड़ दिया, ये ऐसा चलता रहता था। तो ये खुद मैंने छोड़ नहीं रहा था, डॉक्टर छुड़वा रहे थे, तो टेपर ऑफ करवाते थे। तो मैं फिर वापस में 2-4 साल में डॉक्टर के पास गया। मैं कहा, सर आप सीधा बताइए मेरे को कि मेडिसिन खा रहा हूँ तो ठीक हो जाता हूँ, थोड़े दिन छोड़ता हूँ तो फिर खराब हो जाता हूँ, तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन, क्या है इस चीज़ का, अल्सरेटिव कोलाइटिस हाँ का? राइट। यानी सेड कि इसका सोल्यूशन कुछ है ही नहीं, इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना है, यू कैन मैनेज। तो मैनेज का मतलब क्या? मैं कहा, आप कहते जब तक मेडिसिन खाओगे और उसके बाद ये ठीक हो जाया करेगा, और इसके जो कारण हैं वो अननोन और जेनेटिक टाइप के कारण हैं। अच्छा। तो इसके कारण आपकी जो बीमारी है ये ऐसी रहेगी, आपको लाइफ लॉन्ग मैनेज करना पड़ेगा। हम आपको एक सॉल्ट देंगे, मेडिसिन सॉल्ट देंगे, अगर वो आप पे चलेगा तो ठीक है, अगर नहीं चलेगा तो दूसरा सॉल्ट देंगे, अगर वो भी नहीं चला तो स्टीरॉयड देंगे, अगर वो भी नहीं चला तो आपका कॉलन पार्शली या फुली हम काट देंगे। यही सोल्यूशन है हमारे पास। आप किसी भी गैस्ट्रो से पूछ लीजिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस का यही सोल्यूशन है। और इन द वर्स्ट केस क्या होता है कई बार कि क्योंकि आपके पेट के अंदर में ज़ख्म है बहुत सारे, है ना, इंजरीज हो रखी हैं, तो कई बार कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो अगर अब बहुत प्रोलॉन्ग रह जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। अच्छा। तो यही हमारे पास, इसके अलावा कोई हमारे पास मेडिकल साइंस के पास वो बोलें कि हमारे पास कोई इसके अलावा कोई हमारे पास आंसर नहीं है। तो अब 2019 तक पहुँचते पहुँचते तो चलो अब कितने साल हो गए, मैं 20 साल से ऊपर हो गया अल्सरेटिव कोलाइटिस को मेरे को। फिर 2009 के अंदर में डिप्रेशन एंग्जाइटी चालू हुआ मेरा। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम थी 20 साल थी आपको? हाँ, 20 साल चल रही थी ना। अरे बाप रे। अगर मैं आज भी कुछ डाइट चेंज नहीं करता तो आज भी होती मेरे को, अच्छा राइट राइट। ओके ओके, गॉट इट। क्योंकि तो लाइफ लॉन्ग है। दिस इज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीजेज। क्रॉनिक मीन जो लाइफ टाइम, क्रॉनिक जो क्रॉनिकल होता रहेगा। लाइफ टाइम है वो वाला काम, आप बस मैनेज करो बैठ के अच्छा। मेडिसिन से। अननोन कारण है, कभी आएगी बीमारी कभी जाएगी, आप कुछ कर नहीं कुछ नहीं सकते। कर सकते। इसको कहते हैं रिमिशन में आना, रिलैप्स करना हाँ। बार बार,
ये चीज़ें हैं। फिर 2009 के अंदर में मेरे को डिप्रेशन होना शुरू हुआ थोड़ा सा, और थोड़ा तो क्या, फिर 2015 में जाके बहुत एक्यूट हो गया एंग्जाइटी और डिप्रेशन। तो उसकी मेडिसिन चलनी शुरू की, बहुत सारे डॉक्टर्स भी बदले, और जब तक आप मेडिसिन खाते थे, पर जो साइकेट्री वाली, उसका तो मैंने हमेशा से यही देखा है कि मतलब कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं था। बट ये है कि लाइफ इतनी मतलब गंदे तरीके से मैनेज होती थी, आप जी पा रहे थे, मैं ज़िंदगी जी भी नहीं पा रहे थे, आप काट रहे थे ज़िंदगी। जीना तो ये है कि आप बिल्कुल हेल्थी हो, और आपको अच्छा लग रहा है, आपको हर चीज़ में मज़ा आ रहा है, आप काम करने में अच्छा करने लग का रहा है, मन कर भाग रहे हो, कुछ, जल हाँ। रहे हो, तो वो जीना है। ये जीना नहीं था, ये तो काटना है। लाइफ में ऐसे काटी मैंने काफ़ी। तो जब तक मेडिसिन खाओ तब तक ठीक है, और कई कुछ मेडिसिन काम करती थी, मेरी बॉडी पे कुछ नहीं करती थी। कई कई दिन सोते रहो, तो 6-6 महीने सोया भी हूँ मैं कई बार मेडिसिन ले लेके, समझ ही नहीं आ रहा कुछ हो क्या रहा है। और फिर वो ऐसा नहीं बोलूँगा कि भी डॉक्टर्स की जो मेडिसिन वो ठीक नहीं है, ठीक है, आपकी लाइफ तो कट रही थी। तो फिर 2015 में बहुत एक्यूट हो गया, और फिर 2019 आते आते मेरे को एक नया इशू खड़ा हो गया। मेरे यहाँ पे वाइट स्पॉट आया हम्म, फोरहेड पे। अभी आप ध्यान से देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा। नहीं दिख रहा। जब वाइट स्पॉट आया, तो ये वाइट स्पॉट जो ऐसा था कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर इनिशियली डायग्नोस किया कि शायद ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो उन्होंने दवाई दी। तो फंगल इन्फेक्शन जब देखा तो वो नहीं था। फिर उसके बाद में उन्होंने दूसरा कहा कि भाई आपका ये भी इसके लिए स्टीरॉयड लगेगा, ये कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है आपका। अच्छा, फिर अब से ये भी autoimmune। ये अब इसको भी अब ये भी ऑटोइम्यून आ गया। तो फिर वो कह रहे इसके लिए स्टीरॉयड लेना पड़ेगा। यार अब कितना स्टीरॉयड लेंगे आप? मैं पहले 20 साल से ले रहा हूँ अल्सरेटिव कोलाइटिस की मेडिसिन, हैं 12-13 साल से ले रहा हूँ मैं एंग्जाइटी डिप्रेशन की मेडिसिन। अब स्किन की लेने शुरू कर दो। तो मैंने तो फिर पूछा कि भाई आप ये बताओ कि आप अपना अपना अलग अलग पार्ट लेके बैठ गए हो, साइकेट्रिक अपना लेके बैठ गया है, ठीक है, पेट वाले गैस्ट्रो लेके बैठ गए हैं, डर्मा वाला अपना लेके बैठ गए हैं, भैया मैं कहाँ जाऊँ? तो मेरी बॉडी का एक्चुअली में इलाज क्या है? तो देन मेरे को गैस्ट्रो वाले ने ऐसा बोला था कि देखो दवाई खानी खाओ, नहीं खानी, हमारे पास तो इतना ही इलाज है, हमें इसके अलावा कुछ नहीं पता। अच्छा, सीधा। हाँ, तो हमें इसके अलावा कुछ नहीं पता, हमको अपनी चीज़ के बारे में पता है। तो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। अब ह्यूमन बीइंग, मेरे को तो अपनी हेल्थ चाहिए टोटल, आप अलग अलग बैठे। उसके बाद फिर मेरे लीवर में भी दिक्कत आई। दवा की वजह से आ रही होगी ना, वो दवा इतनी वो सारी हो दवा रही की थी। वजह से आ रही थी। हाँ स्टीरॉयड भी बहुत प्रॉब्लम देता है इसको, हाँ, लीवर सब में। तो वो दवा की वजह से आ रही थी। तो फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि भाई ये दवा की वजह से है, गूगल पे सर्च किया है और कंफर्म करवाया डॉक्टर से। ही सेड कि हाँ जब तक दवाई खाओगे तब तक लीवर में FGOT FGBT आपके बढ़ेंगे, और उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएंगे जब छोड़ दोगे। मैं कहा छोड़ूंगा कब? मैं अभी उस टाइम पे अराउंड 35-36 का था। अगर मुझे 70-80-90 ईयर्स की एज तक जीना है, मैं रोज़ की 3-3 4-4 बीमारियों की दवाई खा रहा हूँ, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं 70-80 साल जी जाऊँगा? लीवर हैंडल भी कर पाएगा इतना सारा? लीवर कर पाएगा, कोई और तीसरी कोई किडनी पकड़ लेगा, कोई या कोई दूसरी मेडिसिन, या कोई बीमारी मेरा हार्ट पकड़ लेगा, कुछ और हो जाएगा, जॉइंट्स पकड़ लेगा, क्या करेंगे हम? मतलब एक डाउनवर्ड स्पाइरल चालू हो गया, एक बीमारी से दूसरी दूसरी से, और ये आपको नीचे ही लेके जाते जा रहा था बार बार। हाँ, और मैं बताऊँ ये मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत लोगों के साथ होता है। इवन जब एज हो जाती है हम लोगों की, आप अपने आसपास देखिएगा, जो कुछ बूढ़े लोग हो जाएंगे, किसी को BP शुरू हो गया, फिर उसके बाद डायबिटीज चालू हो गई, फिर डरमा की प्रॉब्लम शुरू हो गई, फिर गैस्ट्रो की शुरू हो कुछ गई। ना कुछ होता रहता है, वो हाँ। शुरू हो जाता है, एक बार ही शुरू होता है, सब शुरू हो जाते हैं। तो हाँ। फिर लोग वो जो 60-70 ईयर्स के बोलते हैं, वो बोलेंगे कि नहीं ये हमारी तो एज बढ़ गई है। ऐसा नहीं है। देखिए मैंने 80-90 ईयर्स के लोग भी देखे हैं जो कि बहुत हेल्दी होते हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं होती, सही बात है। एंड दे डाई फ्रॉम द ओल्ड एज। हम्म। मगर जो आजकल के जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो कैसे जा रहे हैं दुनिया से? वो बीमारी के कारण जा रहे हैं, ओल्ड एज के कारण से नहीं जा रहे। उनको ओल्ड एज लग रहा है, ओल्ड एज नहीं है वो। तो आप हेल्दी हो सकते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या निकला, कैसे मैं ठीक हुआ? तो एट दैट टाइम मैं हो गया था परेशान लोगों से कि भाई अब तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि दवाई के सिर पे मेरी ज़िंदगी तो चलेगी नहीं। सही बात है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बैठा कि अब दवाई से कैसे उतरे। तो मैंने अपने ऑफिस का एक दिन नोटपैड उठाया और नोटपैड पे लिखना शुरू कर दिया कि मैं एक्चुअली मैं क्या चीज़ ऐसी कुछ खा रहा हूँ जो शायद मुझे रोज़ हर्ट कर रही हो और मुझे पता ना हो। तो कई बार होता है ना, आप घर का विधि लंका ढाई टाइप का ना, रोज़ ही वही चीज़ आप खा रहे हो और आपको पता नहीं लग रहा, आपकी फैमिली खा रही है, उनको कुछ नहीं हो रहा। सही बात है। तो आई स्टार्टेड राइटिंग। फर्स्ट नंबर पे लिख दिया मैंने वीट। अच्छा। वीट ग्लूटन, हाँ, तो वीट ग्लूटन गेहूँ। और दूसरे नंबर पे लिख दिया मैंने लैक्टोज। तीसरे नंबर पे लिख दिया राइस। तो यही सब लोग यही खा रहे हैं जनरली। उसके बाद सब्जी, दाल चावल। उसके बाद सब्जी उब्जी लिख दी है, कुछ 7 चीज़ें लिख दी। फास्ट फूड को तो हमें पता ही है कि वो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होता है, तो हम एटलीस्ट उसके बारे में पता है। पर घर के भेदी जो जिनको हम अपने अच्छा समझते हैं, कहीं वो गड़बड़ ना हो, तो मैंने वीट लिख दिया। मैंने जैसे वीट लिखा अपने बारे में, पहले वीट लिखा, तो वीट को पकड़ा और मैंने वीट को एलिमिनेट कर दिया अपनी डाइट में से 1 हफ्ते के लिए। अच्छा। तो जैसे मैंने वीट एलिमिनेट किया है, रोटी वोटी खानी बंद कर दी, और ये बिस्कुट कुछ ले रहे थे, नमकीन मैदा वगैरह सब टोटली बंद किया 1 हफ्ते के लिए। और 1 हफ्ता उसके बाद मैंने डिप्रेशन और एंग्जाइटी के अंदर उसमें थोड़ा सा डिप आया।
अच्छा। हाँ, मतलब मैं फ़ील कर पा रहा था। और फिर अगले हफ्ते मैंने दोबारा से वेट लेना शुरू कर दिया, नॉर्मली जैसे खा रहे थे डाइट्स वगैरह। तो फिर 1 हफ्ते के बाद में मेरा, और फ्राइडे सैटरडे तक आते-आते फिर मेरा बढ़ना शुरू हो गया एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन। रात को नींद आनी बंद हो गई, थोड़ी कम हो गई बहुत ज़्यादा, तो क्वालिटी ऑफ नींद कम आनी शुरू ये हुई। एंजाइटी डिप्रेशन, ये वर्ड ना मुझे लगता है थोड़ा सा डिफाइन भी आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा। होता क्या है एग्जैक्टली क्योंकि कई बार लोग समझ नहीं पाते एकदम डिटेल में, बस बोलने लग जाते हैं मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी। उसको आप डिफाइन कर सकते हो क्या होता था आपको एग्जैक्टली? अभी अब आप पूछोगे, देखो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन क्या है? जो एंग्ज़ायटी है ना, एंग्ज़ायटी तो होती है आपको बेमतलब पे चिंता होती जा रही है। अब आप प्लेन में चढ़ने वाले हो, आप 2-4 बारी वॉशरूम चले जाओगे, हैं? अब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सीनियर ने बुला लिया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपको लग रहा है आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके साथ गलत ना हो जाए, तो सारा दिन आप एक ओवरथिंकिंग गलत तरीके के थॉट्स में पड़े रहते हो और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। इसको मैं सीधा बोलूँगा, ये एंग्ज़ायटी है, ओके। बेमतलब से ट्रिगर हो रही है। और इसके कारण बहुत सारे जो है न्यूरोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, बॉडीली कारण हो सकते हैं, डाइट से हो सकते हैं। वो मैं बताऊंगा क्या मेरे कारण थे। एंग्जाइटी ट्रिगर होने की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका ट्रिगर करता है बार बार, अच्छा। ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता। और जब आप मुझसे पूछोगे डिप्रेशन के बारे में, ठीक है, लेमन लैंग्वेज से मैं बताऊं और अपने एक्सपीरियंस से, और जो लोगों से मैंने एक बुक भी लिखी, उसके ऊपर मैं बहुत लोगों की स्टोरीज डाली है मैंने। ये वाली? यस, हाँ, रिसेट योर माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, तो एंग्जाइटी या डिप्रेशन के ऊपर में। तो इसमें ये जो डिप्रेशन वाला जो काम है ना, डिप्रेशन को मैं सिंपली डिफाइन नहीं कर सकते आप सीधा। किसी को डिप्रेशन किसी प्रकार का होगा, किसी को किसी दूसरे टाइप का होगा। मेरे को जिस तरीके का डिप्रेशन था कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई गलत बातें बोल के चला जाए और आपको बहुत गंदा फील होता रहेगा 1-2 दिन, सपोज़ 1-2 घंटे, 1-2 दिन बहुत गंदा फील हुआ, मुझे इस तरह की कांस्टेंट फीलिंग रहती थी। अच्छा। और मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, तो क्यों रह रही है मुझे नहीं पता। किसी को ज़बरदस्ती लो फील रहेगा, किसी को ज़्यादा गिल्ट फीलिंग हो सकती है। बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। अगर वो गलत तरह की फीलिंग्स ज़्यादा एक्सेंचुएट कर जाए आपके ब्रेन के अंदर में, माइंड के अंदर में, उसको आप डिप्रेशन या अदर मेंटल एलिमेंट के अंदर में उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। कंसिडर कर सकते हो, और डॉक्टर उस पर डायग्नोस करेगा कि आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। तो Okay, डॉक्टर got के it. पास पूरी उस तरीके की महारत होती है कि वो किस चीज़ में इसको डाले। ओके ओके, गॉट इट। तो मतलब अगर नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, चाहे खराब लग रहा है, गंदा फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, थोड़े टाइम तक तो नॉर्मल होता है, सबको होता है, इंसानों को होता है। बट अगर वो प्रोलॉन्ग्ड हो रही है हाँ। और वो नेगेटिविटी जा ही नहीं रही, आप दिन भर खराब फील कर रहे हो, 2-3 दिन तक लगातार खराब फील करते जा रहे हो, तो वो आप कंसिडर हो सकता है कि शायद डिप्रेशन हो, राइट? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लव्ड वन दुनिया से चला गया और 3 से 6 महीने के बाद आप जो है आप बाउंस बैक करना चाहिए नॉर्मल लाइफ की तरफ। अगर आप दोबारा से वापस नहीं आ पा रहे हो, और अगर आपके जो है पुराना अभी जो जैसा अभी ट्रॉमा लगा है आपको, वो आप उससे बाहर नहीं आ रहे हो, 3-6 महीने के बाद बाहर से नहीं निकल पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है अब। या आप थेरेपी की तरफ जाइए, वहाँ से नहीं बात बनी, थेरेपी और बातों से बात नहीं बनेगी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। नहीं तो धीरे धीरे करके 1, 2, 3, 4, 5 साल में आपकी जो स्थिति है वो स्पिरल डाउन आ जाएगा सारा का सारा, अच्छा। तो वो कहानी आ जाएगी सारी। नहीं, गॉट इट गॉट इट। अच्छा, एक चीज़ हमने पहले ही डिस्कशन किया था, ट्रॉमा और डिप्रेशन के बीच का लिंक क्या है? कई बार जो डिप्रेशन होता है लोग बोलते हैं कि कुछ ना कुछ ट्रॉमा हुआ होगा, उस वजह से डिप्रेशन हुआ, तो उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, ये लोग मुझसे कई बार ये पहले ये सवाल पूछते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हुआ था कि आप डिप्रेशन में चले गए थे, कि आपने किताब लिख दी इसके ऊपर में, या फिर आप ऐसे बाहर आए बाद में। तो मुझे ये कई बार सवाल भी कई बार पार्शली ठीक लगता है, पार्शली नहीं भी ठीक लगता। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ ट्रॉमा हो और फिर आप डिप्रेशन में जाओ, मगर मैं ये बोलूँगा अब इसको रिवर्सली देखिए कि होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर में कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर में ऊपर नीचे होते हैं, हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, जिससे कि जो नॉर्मल इवेंट्स हैं लोगों के लिए वो आपके लिए ट्रॉमेटिक बन जाते हैं। अच्छा। बॉडी ही ऐसी चेंज कर जाती है कि आपको बाहर से चलती हुई एक स्पैरो भी आपकी तरफ आए तो आपको लगे फाइटर जेट आ रहा है, आप रिएक्ट नहीं, आप ओवर एक्ट कर रहे हो चीज़ों पे। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर में जो सेरोटोनिन है या डोपामिन ज़्यादा बढ़ रहा है या कम हो गया है, या ऑक्सीटोसिन की कमी है, या एंडोर्फिन्स का ऊपर नीचे हुआ है, या सेरोटोनिन बिल्कुल ही डाउन चला गया है, इसके कारण भी आपको प्रॉब्लम आती हैं। ये नहीं कि ट्रॉमा आपके लिए बन जाता है जब आपकी बॉडी ख़राब हो, रादर देन आपको ट्रॉमा डिप्रेशन की तरफ लेके जाए, मगर ये भी तो हो सकता है आपकी बॉडी ट्रॉमा अट्रैक्ट कर रही हो छोटे मोटे इवेंट से। वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स अ वेरी मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव है देखने का। तो वही अगेन बॉडी से भी आ सकता है, ये चीज़ समझना इसके अंदर ज़रूरी है। इसके ऊपर ही हम और बात करते हैं अभी, उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी वो आपकी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ये सब हुआ, फिर आपने अपने सारे लिखे वीट, ग्लूटेन, ये सारी चीज़ें, लैक्टोज, लैक्टोज में, राइस, हाँ। तो फिर क्या हुआ? 1 हफ्ता आपने बंद किया, हाँ। अच्छा लग रहा,
वापस से चालू किया तो थोड़ा वापस से खराब हो गया। खराब फील लगने लग गया, फिर क्या किया? और 2-3 बार ऐसा किया तो मैं समझ गया कि देयर इज़ प्रॉब्लम विद द व्हीट एंड ग्लूटेन, कुछ है। ओके। तो उसके बाद मैं सीधा गया मैं लेबॉर्ट्री में और टेस्ट करवाया अपना ग्लूटेन वाला, अच्छा। कि भाई मुझे ग्लूटेन से प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ। और मैंने टेस्ट एक जगह से कराया, फिर दूसरी जगह से करवाया, और दोनों से रिजल्ट क्या आया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हाँ, बताइए क्या है ये? अब ये दिस इज़ रॉन्ग। ये तो क्लाइमेक्स चेंज हो गया। हाँ, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना, ये तो। हाँ। ठीक है, अब पर मुझे तो पता था। अब मैंने पेरेंट्स से बात किया कि भाई मैं तो ग्लूटेन छोड़ने वाला हूँ, हाँ। तो मुझे लड़ पड़ेगी, भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ। तो फिर भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को तो क्लू मिल गया था कि देयर इज सम प्रॉब्लम। तो आई मेड अप माई माइंड कि मुझे अब इससे बाहर निकलना है, किसे अपना व्हीट एंड ग्लूटेन छोड़ना है। और मैंने सब एट दैट टाइम इट वाज जुलाई 1, 2020। तो मैंने उस दिन व्हीट छोड़ा 1 जुलाई को, और उस टाइम पे मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस उस टाइम पे एक्टिव था, मतलब ब्लीडिंग स्टेज में था। अच्छा। रिलैप्स हुआ पड़ा था। अच्छा, अभी तक था जब से? हाँ, तब से था, बीच बीच में ऑन एंड ऑफ रहता था, मगर उस टाइम पे ऑन था। अच्छा, मतलब on ब्लीडिंग हो रही थी पेट में, बहुत माइन्यूट ब्लीडिंग चल रही थी उस टाइम पे अल्सरेटिव कोलाइटिस से। 1 जुलाई 2020 को मैंने छोड़ा था डिप्रेशन के लिए व्हीट को। 15 जुलाई आते आते मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस गायब हो गया। अरे वाह। अब 2025 से आज तक कभी वापस नहीं आया। 15 दिन में, मतलब 15 दिन में आउट 15 दिन में? अरे ग्लूटेन का। अमेजिंग। तो 15 दिन में वहाँ से मैं गायब हुआ, मतलब वो पूरी की पूरी अल्सरेटिव कोलाइटिस खत्म हो गया वहाँ से। अच्छा। फिर उसके बाद में 1 अगस्त आते आते 2020, 1 महीना हुआ ऑलमोस्ट, तो मेरा डिप्रेशन वगैरह वो टोटली आउट हो गया। वो भी मेरे को वापस नहीं आया। जो गंदी फीलिंग आ रही है वो बताया था मैंने, हाँ, डिप्रेशन का हाँ, क्या मतलब, right. मेरे लिए डिप्रेशन का क्या मतलब, वो मेरी आनी फीलिंग बंद हो गई। अच्छा। अब मेरे को याद है कि मैं अपने छत पे खड़ा हुआ अपना मूड बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, जो पिछले 20 साल से बिगड़ा हुआ था। हाँ। तो पर वो बिगड़ नहीं रहा था, मेरा मूड बहुत स्टेबलाइज हो चुका था। अच्छा। तो आज भी मेरा मूड बिल्कुल स्टेबलाइज है। कोई मुझे 4 बातें भी सुना जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। तो पहले फ़र्क बिना बात तो सही फ़र्क पड़ जाता। पहले बहुत फर्क पड़ता था। हाँ, वैसे ही पड़ता रहता था फ़र्क। ओवर थिंकिंग भी बहुत होती है, डिप्रेशन, ये सब चीज़ में। बहुत होती। आज भी मैं बताऊँ, अभी अगर आप मुझे अभी सैंडविच खिला दीजिए जो व्हीट का बना हुआ है, हाँ, हाँ। 12-15 घंटे में मेरी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी कि अच्छा। उसने मेरे साथ ऐसा किया था और मैं उसको ऐसा करूँगा, ऐसा फीलिंग आ जाएगी। ये होता है मेरे साथ अभी। नहीं, मुझे लगता है मुझे भी ऐसा वो टेस्ट। अच्छा, कोई फिर ऐसे टेस्ट फिर मालूम कैसे पड़ा? वो आपके खुद से ही आपको समझ में आया कि वो टेस्ट से नहीं मालूम पड़ वो पाया? टेस्ट से नहीं मालूम पड़ा। उसका भी एक अलग है। मैं जो एक नई बुक लिख रहा था और ये दूसरी बुक लिखी, इसमें भी मैंने लिखा है जो टेस्ट जो है हमारे फुल प्रूफ नहीं है ये सारे। अच्छा। फुल प्रूफ क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल डॉक्टर अपना फसानो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के, तो ही सेज कि ग्लूटेन कैसे कैसे हमारे पेट के अंदर में हैवक क्रिएट करता है। और ये फुल प्रूफ टेस्ट क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है, फॉर एग्जांपल जब भी आप ग्लूटेन लेते हो, पेट में कुछ खाना खा रहे हो, जैसे कि व्हीट खा रहे हो, तो होता क्या है, फॉर अननोन रीजंस और जेनेटिक कारणों के कारण कई बार क्या होता है, जो हमारा जो ग्लूटेन जो व्हीट है वो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ में थोड़ा सा उसमें स्ट्रगल में रहता है हमेशा। अच्छा। किन्हीं कारणों के कारण जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो व्हीट से या ग्लूटेन से हारना शुरू कर देता है। सेम इज विद द केस विद लैक्टोज और ग्लूटेन, दे मिमिक एज अ बैड बैक्टीरिया, बट दे आर नॉट अ बैड बैक्टीरिया, बट दे मिमिक एज अ बैड बैक्टीरिया, जो कि इम्यून के सिस्टम के साथ में जो लड़ते हैं। अच्छा, और कंफ्यूज कर देते हो उसको। हाँ, और इम्यून सिस्टम उसके चक्कर में वो हारना शुरू करता है किसी अननोन कारणों के कारण। तो क्या हो रहा है, आपके पेट के इंटेस्टाइन के अंदर में वो इन्फ्लेमेशन शुरू होती है। फिर जोनोलिन नाम की प्रोटीन बॉडी प्रोड्यूस करता है। फिर उससे जो आपके जो विलीज हैं जहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है फूड की, वो जहाँ थोड़े खुलने चाहिए थे अब वो ज़्यादा खुल रहे हैं गेट्स बॉडी के। तो अब जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो सारी बॉडी के अंदर में एस्केप कर रही हैं। अनवांटेड जो लार्जर पार्टिकल्स हैं, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं, जो जानी चाहिए थी डाइजेस्ट हो के बॉडी के अंदर में, अब फिल्टर जो हैं अब वो ख़राब हो गए हैं। अब बॉडी के जो पोर्स हैं वो ज़्यादा खुल रहे हैं और फिर उल्टी सीधी चीज़ें जा रही हैं आपकी बॉडी के अंदर में। अब जब अंदर जाएंगी तो अब आपका अपनी अपनी अनफॉर्चुनेटली किस्मत है कि किसी को वो डिप्रेशन देंगी, किसी की वो किडनी पकड़ेंगी, किसी को वो आर्थराइटिस दे सकती हैं, रेमेटाइड, किसी को कुछ भी अलग तरीके से कोई कार्डियो को इशू भी दे सकती हैं। डॉक्टर फसानो बोलते हैं कि बहुत सारी बीमारियों का कारण, स्पेशली ऑटोइम्यून डिजीज़ का कारण व्हीट एंड लैक्टोज है, और वो हम कई कई साल तक खाते रहते हैं और वो इतना धीरे से आपको इम्पेक्ट करता है, आप सारी उम्र उसको समझ नहीं पाते। ही कॉल्स व्हीट एंड ग्लूटेन एज अ कैमिलियन। जो हाँ, अच्छा। तो वो ऐसा रंग बना के बैठा रहेगा, लाइफ टाइम आपको पता नहीं लगेगा। अरे बाप रे। ठीक है। अब मैं बताऊं कि जैसे कि मेरे को दांतों की प्रॉब्लम रही, 3-4 साल से मेरे दांतों में कैविटी लगनी शुरू हो गई थी और 35 आते तो मेरे तकरीबन सारे दांत मेरे ख़राब हो चुके हैं। जिस दिन से व्हीट छोड़ा है मैंने, उस दिन के बाद से मेरी कैविटीज़ में जो अब ठीक तो नहीं हो पा रहे दांत, कैविटी जितनी ख़राब थी अब उतनी ख़राब है, मगर मेरे पहले दांतों में दर्द होता था और कैविटीज़ ज़्यादा एग्रीवेट हो रही थी, अब वो सारी की सारी वहीं पर खड़ी हैं। आज के बाद वो दांत
मतलब मेरे ख़राब नहीं हो रहे। डेंटिस्ट के पास जा रहा था, वो कह रहे आप ज़्यादा शुगर ले रहे हो, या आप स्मोकिंग करते हो गए, या आप अल्कोहल ले रहे होंगे, या इधर उधर की बातें सारी, वो सारी इधर उधर की मैं सेकेंडरी बातें कर रहे हैं। जो कोर बात थी ग्लूटेन की, वो किसी ने आज तक नहीं की। अच्छा, ये मैंने नोटिस करो, लेकिन आपने बहुत, ये इसलिए मैंने आपके साथ पॉडकास्ट करने का मेरा मन था कि करना ही चाहिए, लोगों के सामने लेके बात आना ही चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा साइलेंट किलर है काइंड ऑफ, राइट, आपको मार ही रहा है धीरे धीरे, जो हम सब खा रहे हैं डेली लेकिन हमको मालूम ही नहीं है। वो डेली, हाँ, वो नहीं तो समझ आ रहा। वो आई थिंक ये नॉलेज हो, ये नॉलेज पता होना है, क्योंकि बाहर मैंने देखा बाहर की कंट्रीज़ में कई बार उनके पैकेजेस में या फिर उनके वहाँ पे लिखा रहता है ग्लूटेन फ्री या फिर लैक्टोस फ्री, उनको आई थिंक बहुत ज़्यादा नॉलेज है। यहाँ पे अवेयरनेस की आई थिंक ग्लूटेन की बहुत बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे जितना लेवल पे आपने बताया मुझे, मैं खुद कितना बुक्स पढ़ता रहता हूँ ये सारी चीज़ें, बट मेरा भी कहीं यहाँ पे गया नहीं, इस डायरेक्शन में मैं कभी सोच नहीं पाया ग्लूटेन भी प्रॉब्लम होगा। तो ये भी आप बता रहे थे ना, कितना टाइम लगता है, कैसे नोटिस कर सकते हैं ये खाया उसकी कितनी देर बाद तक हमें मालूम पड़ सकता है कि ये प्रॉब्लम हुई हमको? देखिए, हर आदमी में डिफरेंट होता है। मेरे में अब आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। मैदा जो है वो प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ व्हीट है एक तरह से, उसका जो ग्लूटेन है बिल्कुल ही निकाल के उसको, मैदे को ग्लूटेन ही है वो एक मैदा, ठीक है। अब मैं जब अगर सपोज करो, अगर मैदे वाली चीज़ खा लेता हूँ, कोई पेड़ा खा लिया जो मैदे से बना हुआ है, जलेबी खा ली मैदे से बनी हुई है, कोई बर्गर खा लिया मैदे से बना हुआ है प्योरीफाइड से, तो मुझे 12 घंटे के अंदर में, मेरे को अगर मैदा खाया है तो 12 घंटे के अंदर में मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। अच्छा। हाँ, रात को अगर अभी सपोज़ करो शाम को 4 बजे खाया, तो सुबह 4 बजे के आसपास आते आते या उससे कम टाइम में मेरी हार्ट बीट ट्रिगर कर जाएगी। रात को सोते सोते सपोज़ आपकी 70 आपकी हार्ट बीट होनी चाहिए, इट विल रीच अप टू 125 विदाउट एनी रीज़न। अब सोते सोते तो मैं भाग तो रहा नहीं, तो हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है? तो अगर मैंने कम मैदा खाया है तो मेरे को एक अजीब सा डिप्रेशन सा रहेगा। अच्छा, खराब सा फील? हाँ, ख़राब सा फील होता रहेगा, वो भी 12 से 24 घंटे के बीच में, जब तक मेरे पेट के अंदर में वो वॉश आउट नहीं होता सारा का सारा व्हीट और ग्लूटेन। अगर और मैं चला जाऊँ, अगर थोड़ा सा और मैंने कम खाया है व्हीट, और बड़े थोड़े दिनों से सपोज़ करो मेरे घर में कोई मेड है और उसने खाना थोड़ा थोड़ा बीच में ग्लूटेन मिलाना शुरू कर दिया, ज्वार बाजरा में जो खाता हूँ, ठीक है, तो धीरे धीरे डालना शुरू कर देती थी। 1-2 बार ऐसा भी हुआ, ताकि उससे रोटी अच्छी बनती है एक, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरे दांतों में दर्द शुरू हो जाएगा। जब मेरे दांतों में दर्द शुरू हो जाए तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरे पेट के अंदर में कहीं ना कहीं बहुत स्लो मोशन में, बहुत धीरे धीरे मैदा या फिर ये मेरे बीट जा रहा है ओके। दांतों से। हाँ, दांतों में दर्द होता है। तो ये जनरली मेरे ये है, ठीक है। और ओवर थिंकिंग भी ट्रिगर हो जाती है। अगर कई बार मैदा ज़्यादा तेज़ हो तो ओवर थिंकिंग होती है कि यार नहीं, मुझे मेरे साथ उसने ऐसा किया था तो मैं उसके साथ ऐसा करूँगा। तो ओवर थिंकिंग मेरी कहीं ना कहीं ये जो है वीट से ट्रिगर हो रही है। हाँ, अब मैं यहाँ तक तो आया, मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूँ। जब मेरा वो छोटा अपना वीट छोड़ने से मेरा डिप्रेशन खत्म होता है, तो वहाँ पे अभी एंग्जाइटी का भी पड़ा हुआ था। अच्छा, ठीक है। एंग्जाइटी मेरे केस में 2 कारणों से ट्रिगर हो रही है। वन कॉज इज बाय मैदा, द अदर कॉज इज बाय डिहाइड्रेशन। ओके। अब ये डिहाइड्रेशन, अब हमें लगेगा कि मैं बोलूँगा डिहाइड्रेशन का मतलब है कि पानी की कमी हो बॉडी में। बात वही है, मगर हम क्या कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा, हम पानी पीना शुरू कर देंगे। सुबह उठ के आप 2-2 4-4 ग्लास पानी पी लो। दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ हाइड्रेटिंग योर बॉडी। अच्छा। हाँ, वो उसमें क्या होता है कि अगर आप पानी पीते हो, आप ऊपर से पानी पीते जाओ और फिर बाद यूरिनेट करते जाओ 2-2 4-4 घंटे के अंदर में, तो बॉडी जो है, पानी तो बॉडी में जा रहा है मगर बॉडी पानी को रिटेन नहीं कर पा रही, ठीक है। तो बॉडी जो है वो हाइड्रेट नहीं हो पा रही, मगर किडनीज पे लोड पड़ रहा है, जैसे भी बॉडी में पानी आता जाता जा रहा है, सर्कुलेशन ज़्यादा है। अब पानी को बॉडी रिटेन कर पाए, उसका एक बढ़िया तरीका बताता हूँ। इससे मेरी एंग्जाइटी भी जो है वो डाउन आ गई और बिल्कुल बंद है। आप रोज़ फ्रूट्स लेना शुरू करिए। स्पेशली उस पर मैं 2 फ्रूट्स का नाम लूँगा। एक मैं बोलूँगा एप्पल, मैं पील ऑफ करके और ब्लैक पेपर डाल के लेता हूँ, क्योंकि वो ठंडा होता है, बाद में वो वात वगैरह या कफ प्रोड्यूस कर सकता है। एप्पल क्यों करते हैं उसको? हर तरह के, या तो पेस्टिसाइड्स पड़े होंगे या उस पर वैक्स लगाया होगा। और स्पेशली क्या होता है, बरसाती मौसम के टाइम पे ना, कई बार अगर हम इसको पील ऑफ ना करें तो वो फूड पॉइजनिंग कर जाता है। अच्छा। 1-2 बार मेरे को ये पंगा हुआ है, जिसके चक्कर में फिर मैंने अब पील ऑफ करके करता हूँ, तो उसके बाद फूड पॉइजनिंग का कभी पंगा नहीं आया मेरे को, दोबारा से इशू नहीं आया। तो उसको पील ऑफ करके एप्पल का रोज़ का 1-1.5 एप्पल रोज़ का, या फिर कोकुम्बर, जिस दिन नहीं मिली कोकुम्बर, मतलब ककड़ी बोलते हैं पंजाबी में, खीरा बोलते हैं, या वो खाने से उसमें वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होती है। जब आपकी वो पेट में जाएगा और जब आपकी बॉडी को चाहिए होगा मॉइस्चर या उसको हाइड्रेशन चाहिए होगी बॉडी को, और बॉडी को कब चाहिए होती है, जब आपकी बॉडी एक डाइजेस्टिव जो सिस्टम है बहुत एक हैवी प्रोसेस है। जब आप खाना खाते हो तो उसको पानी चाहिए होता है, जब आप भागते हो तो पानी चाहिए होता है। तो इस टाइम पे आपकी एंग्जाइटी ट्रिगर हो सकती है सारी। अच्छा। तो जब आपके पेट के अंदर में रोज़ आप तकरीबन 400-500 ग्राम भी या फ्रूट भी डाल रहे हो जिसके अंदर में पानी है, तो आपके इंटेस्टाइन में वो फ्रूट पड़ा हुआ है
और वहीं से पानी जो है वो सेट ऑफ कर जाएगा अंदर से ही, बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। अच्छा, तो ओके, गॉट इट। हाँ, तो मेरी जो एंग्जाइटी वो ट्रिगर हो रही थी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि जैसे मैं खाना खा रहा था उसके बाद में हार्ट बीट बढ़ती थी, क्योंकि मेरे बॉडी को पानी चाहिए था, डाइजेस्टिव सिस्टम को। और जब वो पानी चाहिए होता था तो पानी जो इधर उधर से सोर्सेस उठाता था, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर में एक ट्रिगर कर जाता है, वो ट्रिगर कर जाता था, तो फिर मेरी हार्ट बीट एक अलग लेवल पे पहुंच जाती थी रात को। तो अच्छा, एंजाइटी में हार्ट बीट्स भी बहुत बढ़ जाती है, मुझे भी हुई है बहुत बार। तो वो पानी से जो है, ये जो फ्रूट अगर मैं सपोज करो, अगर मैं ये एप्पल और कुकुम्बर अगर मैं 5-6 दिन छोड़ दूं तो कुछ नहीं होगा। 5-6 दिन के बाद पानी के अंदर में वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी डाउन आ जाती है, और फिर उसके बाद में मुझे आप एक मंजिल चढ़ा दो, एक स्टोरी चढ़ा दो, तो मुझे हार्ट बीट चढ़ेगी। ठीक है, अगर मैं रोज़ अगर फ्रूट ले रहा हूँ, अगर मेरे को 4 या 5 फल रोज़ चढ़ा भी दो ना, तो मुझे हार्ट बीट बढ़ती नहीं मेरी। अच्छा, मैं कल भी अभी ऑफिस में चढ़ा, मेरे 5th माले पे है मेरा ऑफिस, हाँ, तो मैं ऐसे सीढ़ी चढ़ गया, लिफ्ट नहीं काम कर रही थी, हाँ, हाँ, तो मुझे हार्ट बीट चढ़ी नहीं, ओके, नहीं बढ़ती अब मेरी, पहले बढ़ती थी। तो ये कहीं हाइड्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आपके बॉडी के अंदर में फ्रूट रहना चाहिए, वहीं से वो अंदर से ही वो सेट ऑफ कर जाएगा मॉइस्चर को। और अगर अब होता भी क्या है कि अगर मैं फ्रूट जो है रोज़ लेता हूँ तो सुबह उठ के मुझे प्यास लगती नहीं है, नहीं तो सुबह उठ के लोगों के मुंह सूखे रहते हैं। हाँ, अगर डिहाइड्रेशन रहता है। हाँ, रोज लोग पानी पीते रहते हैं फिर भी मुंह सूखा रहता है, तो डिहाइड्रेशन है। बॉडी में पानी जरूर डाल रहे हो मगर वो रिटेन नहीं कर पा रही बॉडी, तो उसके आपको रफेज चाहिए जो वाटर को रिटेंशन करके रखे और अंदर से सेट ऑफ करे। नहीं, ये आप जो बोल रहे हो ना, थोड़ा बहुत रिलेटेबल मुझे भी फील हो रहा है जितनी भी चीज़ है, क्योंकि मुझे भी एंजाइटी हुआ है, और मैंने मतलब पीरियोडिक डिप्रेशन, तो मेरे को भी साइकेट्रिस्ट ने बोला आपको पीरियोडिक डिप्रेशन ये सब है। और मैंने भी नोटिस किया कहीं ना कहीं खाना उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण था। जो सही करना चालू किया तो मुझे भी बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। अगेन फिर एक्सरसाइज ये सब चीज़ भी बहुत हेल्प करती है, मेडिटेशन ये सारी चीज़ें भी बहुत हेल्प करती है, स्पिरिचुअलिटी भी, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट वो भी मुझे लगता है ये सारी चीज़ें होलिस्टिकली ना हमें काफ़ी बेटर रखने में हेल्प करती है। लेकिन उसमें की एक वही खाना, क्योंकि हम वो डेली दिन में 3-4 बार करते ही हैं, 3 बार खाना हो ही जाता है अपना, या 2 बार तो होता ही है खाना, और वो कैसे हमारी बॉडी में रिएक्ट कर रहा है इसी का मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है, और वो कई बार पूरी ज़िंदगी भर पता नहीं रहता है, सिर्फ दवाइयों के भरोसे हम रह जाते हैं। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।